चलें जी, डीएनए रेप्लिकेशन आज हमारा है टॉपिक, बल्कि हमारा ये आई थिंक के 5th कंटेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन करना है, रोल ऑफ एंजाइम्स इन रेप्लिकेशन करने हैं, प्रोसेस मैकेनिज्म रेप्लिकेशन का करना है, उसमें यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा हमने डीएनए रिपेयरिंग करनी है, डीएनए मेथाइलेशन करना है, टीलोमरेज का जो है ये सारा प्रोसेस हमने देखना है। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ हम इंट्रोडक्शन लेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसमें चले जाएंगे एंजाइम, रोल ऑफ एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम है और क्या क्या रोल प्ले करते हैं, जस्ट जनरल उसका देखेंगे आप। डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहले हम डीएनए को देखते हैं। डीएनए हमने कहा था कि मेजर स्टोरेज ऑफ अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहली बात ये कि मेजर स्टोरेज है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन है क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी करेक्टर की हो सकती है, कोई फिनोटिपिक करेक्टर हो सकता है। फिनोटिपिक करेक्टर में आपका कलरेंस आ गई, आपका हेयर कलर आ गया, आई कलर आ गया, आपकी हाइट आ गई, आपकी वेट हाइट, ये सारा दीज आर द जेनेटिक करेक्टर्स। तो इनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में मौजूद होती है? जीन्स की फॉर्म में मौजूद होती है, या फिर हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड या बेसिस की फॉर्म में इसमें मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। हम पहले ही हमने बात की कि डीएनए और आरएनए जो है ये मटेरियल है इनहेरिटेंस का, जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर भी होता है और वर्टिकल ट्रांसफर भी होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से मुराद है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे यहाँ जो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारे यहाँ वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, लेकिन साथ वाले मतलब पेरेंट्स के जो साथ भाई बहन है उसके अंदर ये ट्रांसफर नहीं होता मटेरियल। ठीक है, मतलब पेरेंट्स में ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि ट्रांसफर कहाँ पे होता है? डॉटर सेल में होता है, या फिर हम कहते हैं कि ऑफस्प्रिंग में होता है। ठीक है जी, अच्छा, इसमें ट्रांसफर ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू पेरेंट सेल टू डॉटर सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे, इसमें पूरा का पूरा सेल साइकिल में हमने G1 फेज देखी, S फेज देखी, G2 फेज देखी, और M फेज, या जिसको हम डिवीजन फेज का नाम देते हैं। G1 फेज में जस्ट वैसे ही क्या उसको कहते हैं कि जी, ठीक है, G1 फेज में गैप फेज होती है, एस फेज में सिंथेसिस होती है, जिसमें के सेल्स अपने क्रोमेटिड्स जो है वो खुद से फॉर्म कर लेता है, यानी कि सेल डुप्लीकेट कर जाता है। डुप्लीकेशन से मुराद ये है कि सेल के क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं। सेल ओवरऑल डुप्लीकेट उस वक्त करेगा जब वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा। ओके, हम इसी बेसिस की बेस पे हम ये जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, इसको हम सेंट्रल डोग्मा का नाम देते हैं। अब सेंट्रल डोग्मा में 3 प्रोसेसेस मेजर होते हैं: रेप्लिकेशन का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन का, और ट्रांसलेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए से डीएनए की कॉपीज ही फॉर्म करने को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब डीएनए अपने आप को दोबारा से प्रोड्यूस कर रहा है या अपनी कॉपीज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए से आरएनए बनेगा, जारी बात है ये भी टाइप ऑफ रेप्लिकेशन है, बट चूंकि आरएनए से फॉर्म हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ठीक है, फ्रॉम अ डीएनए, इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एनी टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये किसका माइक्रोफोन ऑन है? अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसफर आरएनए की भी ट्रांसक्रिप्शन इसमें शामिल है, राइबोसोमल आरएनए की भी ट्रांसक्रिप्शन इसमें शामिल है, और मैसेंजर आरएनए की भी ट्रांसक्रिप्शन इसमें शामिल है। नॉर्मली हम अपनी डेफिनेशन में यही कहते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज नॉट अ होल ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होल जो है वो ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए को हम ज्यादा इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ट्रांसफर आरएनए और जो राइबोसोमल आरएनए तो ये समवट स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास है आरएनए से प्रोटीन का बनना। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब कि जो कोडिंग डीएनए से आरएनए में आई है वही कोडिंग की अब ट्रांसलेशन जो है वो प्रोटीन में आ जाएगी, जो कि नेक्स्ट जाकर जो है वो एक्सप्रेशन शो कर देगी उस जीन का जो कि वहां पर मौजूद है।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि आरएनए से प्रोटीन बन रही है तो इसको हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि रिवर्जन में जाते हैं। अब रिवर्जन में क्या होता है कि मतलब हमारे पास रेट्रोवायरसेस हैं, वो वायरसेस जिनके अंदर आरएनए एज ए हेरिडिटी मटीरियल है, तो वहां पर एक जीन मौजूद होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन का नाम देते हैं, जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। कॉमनली डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन जब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। और ये जो एंजाइम होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो इसको कैटालाइज करता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन जो है ये नॉर्मली आरएनए पॉलीमरेज जो है ये इसको फॉर्म आउट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हम कहते हैं कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ डीएनए फ्रॉम ओरिजिनल डीएनए। अब पेरेंट डीएनए मौजूद है, पेरेंट डीएनए से दो आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए बनेगी, तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे कि ये हमारे पास डीएनए सॉरी ये हमारे पास रेप्लिकेशन प्रोड्यूसिंग ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम ओरिजिनल डीएनए। अब ये कब होगा, यहाँ पे आप देखें ये डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इससे ये दो डबल स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, तो एक पेरेंट डीएनए है और उसके नीचे डबल दो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम रेप्लिकेशन का नाम दे देते हैं। अब रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है और किस तरह से होती है? रेप्लिकेशन फेज में होती है, पहले मैंने बता दिया कि फेज में होती है जिसमें कि डुप्लीकेशन ऑफ अ डीएनए होता है। मतलब एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए जब होगा तो इट मींस कि जो क्रोमेटिड सिंगल है वो डुप्लीकेट कर देगा इनटू अ डबल क्रोमेटिड। अच्छा, इसमें हमारे पास जितने भी लिविंग सेल्स होंगे उन सब के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है या ये प्रोसेस होता है, उन सब के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। प्रोकैरियोट्स में जितने भी आपके पास आर्कियोबैक्टीरिया है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, सब के अंदर जो है ये मौजूद होता है, प्रोसेस अकर होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है और यूकैरियोट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी करता है, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है, विद इन द स्पीशी सेम रहता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम ही होता है। उसके अंदर जीनोम जो है वो चेंज ओवर हो जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम उसमें सिंगल ही होगा। अब प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब उसकी रेप्लिकेशन और जो यूकैरियोट्स है इनकी रेप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पर क्या है कि अब लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो जाहिर बात है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है। उसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास डीएनए मौजूद होता है। ठीक है। डीएनए के साथ कोई असिस्टेंट जो प्रोटीन्स होती हैं वो मौजूद नहीं होती। लेकिन जो हमारे पास यूकैरियोट्स है इसमें असिस्टेंट प्रोटीन्स मौजूद होती है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है क्रोमोसोम्स का विद इन यूकैरियोट्स, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए आपस में मिलाकर बनता है। तो ये समवट कह लें कि इसको समवट जो है इसकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक तो जीनोम इसमें बहुत ज्यादा मौजूद होता है, दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो है वो कम्प्लेक्सिटी बहुत होती है, मतलब जीन्स और उसका स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोट्स। ओके, यहाँ पर हमारे पास तीन बेसिक मॉडल है डीएनए रेप्लिकेशन के। देयर आर 3 पॉसिबल मॉडल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। आप सब इससे नॉन है, हम जस्ट इसको रिकॉल कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट वाला जो है वो हमारा कंटेंट जो है वो इजीली कवर अप हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है और इसके अलावा डिस्पर्सिव है। अब वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वो रेप्लिकेशन होती है जिसमें 2 स्ट्रैंड्स तो पेरेंट के ही रहे और 2 स्ट्रैंड न्यू ओरिजिनेट हो, उसको हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं।
मतलब पेरेंट स्टैंड भी जिंदा रहे वहां पर, और उसके साथ साथ जो है वो नए स्टैंड्स भी उसके अंदर जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या है कि पेरेंट का स्टैंड वैसे का वैसे ही रहे और उसके साथ उसकी डायरेक्शन में या उसकी इंस्ट्रक्शंस में एक नया स्टैंड बन जाए जिसको हम न्यू स्टैंड या डॉटर स्टैंड का नाम दें। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा कि एक पेरेंटल स्टैंड होगा और एक जो है वो डॉटर स्टैंड होगा। इस तरह से दो डीएनए के मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप हो जाएंगे। लेकिन कंजर्वेटिव में क्या होगा कि पेरेंट स्टैंड अपने आप को कंजर्व नहीं कर रहा, वो वैसे का वैसे भी मौजूद है, तो उसने अपनी इंस्ट्रक्शन डेवलप की है और उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसने फॉर्मेशन कर दी है किसकी, एक नए स्टैंड की, जिसको हम डॉटर स्टैंड का नाम देते हैं। डिस्पर्सिव में क्या होता है कि पेरेंट स्टैंड जंक्स में चेंज हो जाता है, मतलब जंक्स में टूट जाता है और उसके साथ उसके अकॉर्डिंग जो है वो जंक्स में ही डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, डॉटर डीएनए बन जाता है और वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो स्टैंड्स जो हैं वो दो स्टैंड्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो मॉडल चलता है डीएनए का, उसको हम हेलिकल मॉडल का नाम देते हैं डीएनए स्ट्रक्चर का। तो उसके लिए जो मोस्ट फेवरेबल मॉडल है रेप्लिकेशन का वो सेमी कंजर्वेटिव है। उसमें ना तो कंजर्वेटिव है और ना डिस्पर्सिव है। डिस्पर्सिव भी नहीं होती और कंजर्वेटिव भी नहीं होती, बल्कि ये क्या कौन सी होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। ओके, नेक्स्ट इसकी एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन देखें। एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब क्या था कि मतलब रेप्लिकेशन तो हो गई, तो अब उसको अब कंजर्व करना है कि मतलब हमने देखना है एक्सपेरिमेंटल कि आया ये हमारे लिए फेवरेबल भी है या फिर नहीं। एक्सपेरिमेंटल जो है वो अलाउड अ डिफरेंशियल पेरेंटल एंड अ न्यूली फॉर्म डीएनए, मतलब डिफरेंशिएट करना है कि आया वो डिस्पर्सिव है, कंजर्वेटिव है या फिर हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मतलब इसको किया था, डिस्कवर किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया को ग्रो किया था, बैक्टीरिया ही लिया था उन्होंने, बैक्टीरिया को ग्रो किया था। तो उस बैक्टीरिया के ग्रो में एक नॉर्मल नाइट्रोजन का एटम का डाला था और एक हैवी आइसोटोप डाला था जो कि 15N का था, एक 14N और एक 15N। एक नॉर्मल आइसोटोप था और एक हैवी मेटल का आइसोटोप था। अब उसमें क्या हुआ कि डीएनए बेंडेड फ्रॉम आफ्टर इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पोजीशन व्हिच मैच्ड द डेंसिटी ऑफ द डीएनए heavy was at the higher density and normal जो है वो डीएनए देन द नॉर्मल डीएनए। अच्छा, अब इसमें साइंटिस्ट का नेम आप लोग खुद देख लीजिएगा, मुझे इसमें याद नहीं रहा आइडिया करने के लिए। अब इसमें होता क्या है, मैं एक्सपेरिमेंट की तरफ ही डायरेक्ट जाऊंगी, मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, रीड आउट नहीं करूंगी मैं इसको। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास उन्होंने 3 टाइप्स ली थी। एक तो नॉर्मल बैक्टीरियल कल्चर था, ठीक है, और एक जो था वो जिसमें के N14 उन्होंने यूज की हुई थी, एक वो था जिसमें के N15 यूज की हुई थी, और फिर एक वो कल्चर था जिसमें N14 और N15 मिक्सअप किया हुआ था। ठीक है, अब हुआ ये कि जो N14 अब था सारे का सारा इकोलाई का है। अब यहाँ पे जाहिर बात है इकोलाई ने ग्रो किया, कल्चर है ग्रो कर रहा है, इकोलाई ने ग्रो किया, तो वहां से सेल्स का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन लगाया गया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में उस डीएनए की पोजीशन नोट कर ली जहां जिसमें कि नॉर्मल आइसोटोप यानी कि N14 यूज किया गया था। वो कतरे क्योंकि वो लाइटर था तो इस वजह से वो अपर साइड पे मौजूद था, हैवियर नहीं था वो, इसलिए वो अपर साइड पे मौजूद था। यहाँ पर हमारे पास जिसमें कि N15 यूज की हुई थी, इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, उसका बैंड देखा गया, तो वो N15 का बैंड चूंकि ये हैवियर था, मॉलिक्यूलर वेट इसका हैवी था, तो इस वजह से इसकी जो पोजीशन थी वो एट द बेस की प्रेजेंट। अच्छा, एक कल्चर वो जिसमें कि N14 और N15 दोनों ही यूज किए गए थे। अब यहाँ पे सेल जो है वो रेप्लिकेट किए, रेप्लिकेट करने के बाद अब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी डीएनए मौजूद थे उनके अंदर हाफ डीएनए के स्टैंड्स में N15 था और हाफ डीएनए के स्टैंड्स में N14 था। अब N14 और N15 वाले के जब हमने किया तो वो ना तो ज्यादातर हाई अपर पोजीशन पे गया और ना ही लोअर पोजीशन पे, वो बल्कि मिडल में रहा।
इट मींस कि उसकी जो डेंसिटी थी वो मिडल में प्रेजेंट हो गई, बजाय इसके कि वो अपर और लोअर में था। अब जब इन सबको मिक्स किया, थर्ड कल्चर में मिक्सअप है, सारे के सारे डॉटेड जनरेशन वहां पे ली गई है। अब सारे के सारे मिक्सअप है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह का डीएनए है। एक डीएनए वो है जो कि N14 था, और एक डीएनए वो है जो कि N15 था। इट मींस कि वहां पर जो है यानी कि हाफ जो नंबर थे उनमें जो है वो N15 का डीएनए आया, और जो हाफ थे उनमें N14 का डीएनए था, जिसकी वजह से हमारे पास दो बैंड अपीयर हुए, एक लाइटर बैंड था और एक हैवियर बैंड था, जो कि N14 और N15 का मिक्सचर था। अच्छा जी, ये उसकी एक्सपेरिमेंटल, ये भी प्रेडिक्शन है, उसकी एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शन है उसकी सेमी कंजर्वेटिव के हिसाब से। यहाँ पर देखिए ये डिस्पर्सिव मॉडल के लिए है, ये सेमी कंजर्वेटिव के लिए, ये कंजर्वेटिव के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मिक्सअप करते हैं तो ये N15 का है, ये N15 N14 का है, और ये यहाँ पर N14 और N15 का है। अगर सेम यही चीज हम अप्लाई करते हैं तो उसमें कंजर्वेटिव को अगर हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे N15 हायर है, तो यहाँ पे N15 यहाँ पर रहेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव में हमने कहा था कि पेरेंट स्टैंड वैसे का वैसे ही रहेगा और ओरिजिनल न्यू स्टैंड बन जाएगा, तो ये न्यू स्टैंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बैंड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंगल बैंड है जो कि मिडल में है। तो इसी तरह इसमें भी जो है वो हमारे पास सेकंड जनरेशन में भी हमारे पास इसी तरह डबल बैंड आने चाहिए थे, जहां जैसा कि इसके अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ज्यादा हैवियर बैंड नहीं है 15 का, यहाँ पर हमारे पास N14 और N15 का जो है वो बैंड मौजूद है। इट मीन्स के यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है वो कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, दूसरा डिस्पर्सिव में देखो, डिस्पर्सिव में पूरा का पूरा डीएनए N15 का है और दूसरा जो है N14 का है। एक ही बैंड आना चाहिए था, सेम हमारा सेकंड मॉडल के साथ चल रहा है। हाइब्रिड जो बना था उसमें भी हाइब्रिड बना था, लेकिन जो हमारे पास थर्ड जनरेशन आई है उसमें दो बैंड अपीयर हो रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव में। लेकिन अगर हम N14 और N15 अगर हम डिस्पर्सिव मॉडल में जाते हैं तो हमारे पास एक ही बैंड आएगा जो कि लाइटर से थोड़ा सा हैवियर होगा। ठीक है, मतलब N14 N15 का हाइब्रिड जो बनेगा ये होगा। तो इट मींस कि यहाँ पर हमारे पास जो रेप्लिकेशन है वो डिस्पर्सिव भी नहीं है, कंजर्वेटिव भी नहीं है, वो सारी की सारी कौन सी है, सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो देख लें हम। रेप्लिकेशन फोक है और रेप्लिकेशन बबल है। अब रेप्लिकेशन फोक इज द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स विद इन द लॉन्ग हेलिकल डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज अ वाई शेप। Initiation of a replication bubble क्या है? Initiation of a replication, prokaryotes have a single origin and form a single replication bubble has a two forks, has ability to grow on both sides, यानी कि bidirectional हमारे पास जो है वो replication हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा है ये इसका replication fork कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये replication fork Y shape बन रहा है, ये इधर से एक और इधर से एक, ये Y shape बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये रेप्लिकेशन फोक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है कि ये ओरिजिन है हमारे पास डीएनए का, यहाँ से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट हुई है। अब चूंकि ओरिजिनेट हुई है तो हेलिकेज ने सारे के सारे बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिए। ठीक है, तो ये एक बबल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है जिसके अंदर दो फोक प्रेजेंट हो सकते हैं। रेप्लिकेशन फोक एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है, ग्रो दोनों ही करते हैं। ठीक है, एक राइट की तरफ ग्रो कर जाता है और एक लेफ्ट की तरफ जब ग्रो करता है तो इसको हम बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन का नाम देते हैं। बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन उनके अंदर होती है जिनका सर्कुलर डीएनए होता है, जिनका लीनियर डीएनए होता है उनके अंदर बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन नहीं होती, उनके अंदर यूनि डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है। बबल जरूर बनता है लेकिन फोक सिर्फ एक साइड पे मूव करता है, या तो राइट साइड पे मूव करेगा या फिर लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। यूजुअली चूंकि प्रोकैरियोट्स में एक ओरिजिन होता है तो रेप्लिकेशन बबल उसमें एक बनता है, लेकिन उसमें डायरेक्शनल बाय डायरेक्शनल होती है। तो जो यूकैरियोट्स है उसमें चूंकि मिलियंस कह रही हूँ, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो रेप्लिकेशन बबल बनते हैं, लेकिन उसमें यूनि डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रेप्लिकेशन की जो है वो डायरेक्शन क्या है, पॉसिबल मैकेनिज्म इसके क्या है कि ये हमारे पास ओरिजिन साइट्स है, ओरिजिन साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, ओरिजिन साइट से यहाँ पे फिर ये आगे डीएनए जो है वो ग्रो करना शुरू। डीएनए की जो डायरेक्शन होती है वो 5 to 3 प्राइम होती है। ठीक है, ये देखिए ये ओरिजिन है और ये ग्रोथ जो है ये बाई डायरेक्शनल है, ये यूनि डायरेक्शनल है। यूनि डायरेक्शनल से मुराद है कि ये
यहाँ पे ओरिजिन साइट है, ओरिजिन साइट से एक साइड की तरफ वो मूव कर रहा है, यानी कि एक जो है वो रेप्लिकेशन फोक बन रहा है। लेकिन जो बाई डायरेक्शनल होती है उसमें दो टाइप्स की जो है वो रेप्लिकेशन फोक बनते हैं। अच्छा, अब डीएनए मतलब रेप्लिकेशन तो हो रही है, तो उसके लिए मेजर हमें क्या चीजें चाहिए? उसके लिए हमारे पास एक लीडिंग स्टैंड होता है कंटिन्यूस, जिसमें रेप्लिकेशन होती है 5 to 3 प्राइम। एक लैगिंग स्टैंड होता है जिसमें डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है और उसमें ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जो है वो बनते हैं। एक साइंटिस्ट था ओकाज़की, उसने ये फ्रेगमेंट्स डिस्कवर किए थे, तो उन फ्रेगमेंट्स को ही ओकाज़की फ्रेगमेंट्स का नाम दे दिया गया। इसके अलावा हमें आरएनए प्राइमर चाहिए फॉर द वर्किंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के लिए आरएनए जो है वो हमारे पास आरएनए प्राइमर चाहिए। देन हम देखते हैं हमारे पास लीडिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड में अब क्या है कि सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज मूव 5 to 3 डायरेक्शन एंड ऐड अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये लीडिंग स्टैंड वो स्टैंड है जहां पे कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है। इस रेप्लिकेशन को, ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, इस रेप्लिकेशन को हम सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो हमारे पास है स्टैंड वो थ्रू आउट जाता है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस होता है, और एक जो रेप्लिकेशन एक स्टैंड जो होता है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में जाता है। इसमें सिर्फ एक ही प्राइमर बनता है, शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए प्राइमर बनता है, जो कि तकरीबन 1 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो 1 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है प्राइमर का। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहां पर जो आरएनए प्राइमर बनता है वो शॉर्ट बनता है, और उसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 1 to 10 और 1 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इससे ज्यादा उनका जो है वो नहीं होता। प्राइमर एक्ट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस। प्राइमर जो है वो सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि ये 3 प्राइम के ऊपर जो है वो एंड फ्री कर देता है, जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देती है। ओके, देन हमारे पास है लैगिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड में नंबर्स ऑफ आरएनए प्राइमर्स आर प्रोड्यूस। प्राइमर का लेंथ उतना ही है, प्रोकैरियोट्स में 1 to 60 न्यूक्लियोटाइड, और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो 1 to 12 और 1 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स में क्या है कि आरएनए का पोर्शन प्लस डीएनए का पोर्शन, आरएनए का पोर्शन प्लस डीएनए का पोर्शन मौजूद होता है, तो इस टाइप की जो रेप्लिकेशन होती है उसको हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। अब चूंकि वो आरएनए के पोर्शन, एक साइंटिस्ट था ओकाज़की, उसने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए उसको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स का नाम दिया। डायरेक्शन इसमें भी 5 to 3 होती है, लेकिन इसमें डिसकंटिन्यूअस होती है। अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास हिस्सा है ये कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन का आ रहा है, और ये जो हिस्सा है हमारे पास ये डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन का हिस्सा है। अब ये जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स का नाम देते हैं। ये थोड़ा सा आरएनए का पोर्शन है और बाकी जो है वो हमारे पास डीएनए का पोर्शन होता है, ठीक है। जी मैम। अच्छा जी, इसमें अब रेप्लिकेशन, सॉरी, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। अब चूंकि हमने बात की यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन वो रेप्लिकेशन होती है जो ओरिजिन से एक ही सिमत में स्टार्ट हो, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट हो, उसको हम यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन का नाम देते हैं, जिसमें एक ही रेप्लिकेशन फोक बनता है, यानी कि बबल जरूर बनता है लेकिन रेप्लिकेशन फोक एक ही बनता है। टिपिकली प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। टिपिकली प्रोसीड करता है दोनों डायरेक्शन में, राइट हैंड पे भी और लेफ्ट हैंड पे भी, दोनों डायरेक्शन पे प्रोसीड करता है। लीडिंग और लैगिंग स्टैंड दोनों साइडों पे बनता है। क्रिएट्स 2 रेप्लिकेशन फोक। इसके साथ जो है वो 2 रेप्लिकेशन फोक जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या है कि ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन का एक मॉडल है। बाई डायरेक्शन, ये जो हमारे पास एक लाइन लगी हुई है इसको हम ओरिजिन साइड का नाम देते हैं। ये वाली सर कहाँ गया? अच्छा, ये वाली ये ओरिजिन साइट है हमारे पास। ये हमारे पास 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम। अब यहाँ पर हम बाई डायरेक्शनल, अगर यूनिडायरेक्शनल होता तो ये सिर्फ एक साइड पे मूव कर रहा होता है। यहाँ पर ये जहां से मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये रेप्लिकेशन फोक है। फोक मूवमेंट जो है वो फॉरवर्ड, सॉरी, डाउन स्ट्रीम होती है, अपस्ट्रीम नहीं होती। जो राइट साइड है उसकी अपस्ट्रीम होती है, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है इसकी डाउन स्ट्रीम मूवमेंट होती है।
अब यहाँ पर देखिए कि ऊपर वाला स्टैंड इसका लेगिंग स्टैंड है, ऑपोजिट होते हैं। ऊपर वाला स्टैंड इसका लेगिंग स्टैंड है, उसके अंदर जो है वो आरएनए डीएनए जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है, ये ऑपोसिट फ्रेगमेंट। लेकिन जो नीचे वाला है वो इसका पूरा का पूरा कंटिन्यूस जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है। इसी तरह इधर दूसरी राइट साइड पे देखिए, इसका ऊपर वाला स्टैंड जो है वो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन शो कर रहा है, और जो नीचे वाला स्टैंड है वो लेगिंग स्टैंड है, जो कि डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन जो है वो फार्म आउट करता है। ठीक है, बाई डायरेक्शन रेप्लिकेशन उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जिनका क्रोमोसोम जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मौजूद है। जैसे कि हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, इकोलाई की, तो उसमें क्या है कि उसका क्रोमोसोम जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होता है, तो वो बोथ साइड जो है वो उनके अंदर जो है दोनों साइडों पे उनकी जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यूकेरियोट्स में चूंकि क्रोमोसोम लीनियर फॉर्म में होता है या डीएनए लीनियर फॉर्म में होता है, तो वहां पर रेप्लिकेशन सिर्फ ऑनवर्ड फॉर्म में ही जा रही होती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही होती। नेक्स्ट हमारे पास रेप्लिकॉन। अब क्या है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट जहां पे हो रही है उस पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, उस पोर्शन को या जिस हिस्से की रेप्लिकेशन हो रही है या जिस हिस्से की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है उसको हम रेप्लिकॉन का नाम देते हैं। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि ये ओरिजिन साइट के साथ वाला जितना भी एरिया है या जहां जहां पे ये मतलब रेप्लिकेशन को मूव करेगा उस सारे को हम क्या नाम देंगे, रेप्लिकॉन का नाम देंगे। रीजन ऑफ डीएनए और आरएनए दैट रेप्लिकेट। अब रीजन क्या है कि वो वाला हिस्सा, मतलब जितना हमने रेप्लिकेट करवाना है। अब रेप्लिकेशन में आपकी ट्रांसक्रिप्शन भी आ सकती है, रेप्लिकेशन में आपकी डीएनए रेप्लिकेशन भी मतलब कॉपी बनानी है ना, आरएनए की कॉपी भी बन सकती है और डीएनए की कॉपी। आरएनए की कॉपी इन फॉर्म ऑफ वायरसेस जिनके अंदर जो है वो आरएनए स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है कि वो आरएनए की कॉपीज जो है वो डेवलप कर देता है। अब इसमें क्या होता है कि रेप्लिकॉन जो है वो सिंगल ओरिजिन होती है प्रोकैरियोट्स में, तो इट मींस के प्रोकैरियोट्स में सिंगल रेप्लिकॉन बनता है। ठीक है, अब मल्टीपल रेप्लिकेशन जो रेप्लिकॉन्स जो है वो यूकेरियोट्स में बनते हैं। क्यों? क्योंकि यूकेरियोट्स का एक तो क्रोमोसोम बहुत ज्यादा लंबा है, मतलब बड़ा क्रोमोसोम है, लीनियर है, तो वहां पर क्या है कि जगह जगह पे ओरिजिन साइट्स मौजूद होती है। जब जगह जगह पे ओरिजिन साइट्स मौजूद होगी तो इट मींस के वहां पे रेप्लिकॉन भी जगह जगह पे मौजूद होंगे, तो इट मींस कि सिंगल रेप्लिकॉन जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि मल्टीपल रेप्लिकॉन्स जो है वो यूकेरियोटिक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उसमें मल्टीपल जो है वो ओरिजिन साइट्स मौजूद होती है। थैंक यू वेरी मच।